हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी स्टडीज़ भी कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम। बट इसे पढ़ने से पहले एक क्विक रिवीजन हम करेंगे कि हमने पहले क्या पढ़ा था। ओके स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? मीनिंग ऑफ अकाउंट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस अकाउंट्स। आज हम पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम एंड बैलेंसिंग एन अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, हमने रिवीजन इसलिए करा इसका कि हमें पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें हमारी किस में आती हैं, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, द डबल एंट्री सिस्टम was developed in the 15th century in Italy by Lucas Pacioli. It should however be noted that the Indian system of accounting is also based on the double entry system. Every transaction has two aspects and according to this system both the aspects are recorded. देखिए डबल एंट्री सिस्टम कहाँ डेवलप हुआ था? ये हुआ था 15th सेंचुरी में इटली में। किसने डेवलप करा था? ये लूकस पैचियोली ने। देखिए हमारे इसमें क्या बताया गया है, डबल एंट्री सिस्टम इटली में डेवलप्ड हुआ था, लेकिन जो हमारी इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है वो भी हमारी बेस्ड किस पर है? डबल एंट्री सिस्टम पे। ओके स्टूडेंट्स, हमारी भी अकाउंटिंग में सभी ट्रांजेक्शन्स के दोनों एस्पेक्ट्स को ही रिकॉर्ड करा जाता है। ठीक है, वी मे डिफाइन द डबल एंट्री सिस्टम एज विच रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। रिकॉग्नाइज क्या करते हैं? हम सिर्फ अकाउंटिंग में कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट्स? सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और किसी भी ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशंस में हमने क्या पढ़ा था कि हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसके टू साइडेड इफेक्ट हुआ करते थे। तो हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हमने कोई फर्नीचर ख़रीदा अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, हमने कैश में परचेज़ करा है, हमारे पास क्या आया? फर्नीचर आया। फर्नीचर हमारी असेट्स होती है, असेट्स इंक्रीज़ हुई, एट द सेम टाइम क्या हुआ? हमारा कैश डिक्रीज़ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमने कैश में पेमेंट करा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन की। देखिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने आज कोई चीज़ परचेज़ करी तो हमने उधार पर परचेज़ करी। कोई फर्नीचर ही जैसे ख़रीदा तो हमने उधार पर ख़रीदा, तो क्या हुआ? असेट्स इंक्रीज़ हुई, एट द सेम टाइम हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई क्योंकि हमने उधार पर ख़रीदा है। हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, हमें पे करना है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। तो हमारी किसी भी ट्रांजेक्शन के टू साइडेड इफ़ेक्ट होते हैं और हम उन दोनों ही एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं अपने बिजनेस में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इट इज़ अ साइंटिफिक सिस्टम। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, दिस सिस्टम इज only the scientific system of recording business transactions as compared to other systems. It helps attain the objective of accounting. हमें डबल एंट्री सिस्टम को एक साइंटिफिक सिस्टम कहा गया है क्योंकि हम सिस्टमैटिक तरीके से अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएँ। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। हमारी डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है कि हम अपने बिजनेस में जो कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, ईच एंड एवरी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारी पूरी ही ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्ड होता है। कंप्लीट सिस्टम भी कहा जाता है इसे। ओके स्टूडेंट्स, अ चेक ऑन एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। बाय द यूज ऑफ दिस सिस्टम द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग वर्क कैन बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू द डिवाइस ऑफ द ट्रायल बैलेंस। बिसाइड्स बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, चेक ऑन एक्यूरेसी क्यों होता है? क्योंकि हम सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो क्या रहता है? एक्यूरेसी मेंटेन रहती है और जो हमारे रिजल्ट आते हैं वो भी एक्यूरेट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस।
ठीक है। ascertainment of profit loss, the profit earned or loss suffered during a period can be ascertained together with the details by preparation of profit and loss account। देखिए किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम या कोई ऑर्गेनाइजेशन खुद या किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो उनके डाटा को यूज़ करते हैं उनके यूज़र्स या ऑर्गेनाइजेशन कैसे फाइंड आउट कर सकती है। भाई सारे ट्रांजेक्शन्स को समझना तो मुश्किल है जब तक हम उसे एक सिस्टम में, साइंटिफिक सिस्टम इसीलिए कहा गया, एक सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं। एक रूल है, एक प्रोसीजर्स हैं हमारे अकाउंटिंग के, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। हम अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उसके बेसिस पे हमें क्या पता चलता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ इज नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। हमें भाई देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन का पता करना है, कैसे पता कर पाएंगे भाई, इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स को तो हम नहीं देख सकते अगर हम यूज़र हैं और ऑर्गेनाइजेशन खुद भी, तो क्या करते हैं हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, उसके बेसिस पे हमें क्या पता चलता है, हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है फर्म की। ओके स्टूडेंट्स, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म और द इंस्टीट्यूशन concern can be ascertained at the end of each period through preparation of balance sheet. Okay students, full detail for purpose of control। ये जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है वो हमें क्या परमिट करता है, डबल एंट्री सिस्टम हमें परमिट करता है ईच एंड एवरी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे यूज़र्स के लिए यूज़फुल है, वो हमें शो करने चाहिए अपने अकाउंट्स में और हमें इंटरप्रेट करना चाहिए अपना रिज़ल्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव स्टडी इज़ पॉसिबल। कंपैरेटिव स्टडी भी पॉसिबल किस बेसिस पे हो पाती है, क्योंकि हमारे पास सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, साइंटिफिक सिस्टम, हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड है, कंप्लीट सिस्टम है, ठीक है। हमारा जो डेटा है वो एक्यूरेट है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता है, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर पाएंगे, कंपैरेटिव स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी हम कैसे कर सकते हैं, हमारे प्रीवियस ईयर का जो हमारा डेटा है और प्रेजेंट ईयर का जो डेटा है उन दोनों को कंपेयर करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि हमें किस ईयर में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, किस ईयर में लॉस हुआ है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जैसे हमारा रिज़ल्ट होता है, ठीक है, हमारा रिज़ल्ट मिलता है हमें स्कूल से, उसमें हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, हाफ ईयरली, ईयरली सबका स्टेटमेंट होता है, सबका लिखा होता है कि हमें फर्स्ट टर्म में हमारे कितने मार्क्स आए, सेकंड टर्म में हमारे कितने मार्क्स आए, तो हम उसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। आप लोग करते होंगे स्टूडेंट्स कि हमारी परफॉर्मेंस फर्स्ट टर्म में अच्छी थी या सेकंड टर्म में अच्छी थी, तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। बैलेंस शीट अगर हमारे पास अवेलेबल होगी तो उसके बेसिस पे कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। रिजल्ट्स ऑफ वन ईयर में बी कंपेयर्ड विद दोज प्रीवियस ईयर्स एंड रीजन्स फॉर चेंज में बी असर्टेन, कि चेंज जो भी हुआ है दोनों ईयर्स में वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे किसके बेसिस पर, हमारी बैलेंस शीट्स, हमारे स्टेटमेंट्स के बेसिस पे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। देखिए मैनेजमेंट को भी हेल्प मिलती है डिसीजन लेने में। क्यों हेल्प मिलती है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं, जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुई हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, वो हमारी सारी हमने सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करी हैं, अपने स्टेटमेंट्स बनाए हैं। तो मैनेजमेंट के लिए भी एक तो उनके लिए समझने में भी अच्छा रहेगा, उनको ईजी रहेगा, अंडरस्टैंडेबल होगा, और ऑन द बेसिस ऑफ all the statements they can make their decisions efficiently and effectively. Okay students, no scope of fraud. The firm is saved from frauds and misappropriations. क्यों? क्योंकि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड है, हमें पता है हमारी कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, तो फ्रॉड होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जब हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे ट्रांजेक्शन्स की, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे इंटरनल हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे छुपा लें,
हमें ना पता चले कि हमारी कितनी असेट्स है कितनी लायबिलिटीज़ है, तो फ्रॉड के चांसेस भी कम हो जाते हैं। डबल एंट्री सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड कराते हैं सो दैट वी कैन मेक अ डिसीजंस। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम अपने अकाउंट्स में हमने क्या पढ़ा था कि हम अपने अकाउंट्स में सारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, और बेसिस प्रोवाइड कराती है या हमें डिसीजन मेकिंग में। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अकाउंटिंग यूज़फुल होती है, एज वेल हमारे यूज़र्स के लिए भी हेल्पफुल होती है। डबल एंट्री सिस्टम जो है हमारा, इसमें हम बोथ एस्पेक्ट्स, हमारे जो ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने क्या पढ़ी थी अभी, हम इसकी एडवांटेजेस पढ़ी थी। ठीक है स्टूडेंट, एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो आप लोगों को ये समझ में आया स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग एन अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ और ईयर और एनी पर्टिकुलर डे इट मे बी नेसेसरी टू असर्टेन द बैलेंस इन एन अकाउंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट, तो वहाँ पर जो कोई भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तो हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स बनाते हैं मंथ का, ईयर का और पर्टिकुलर डे, एक स्पेसिफिक डे की ट्रांजेक्शन। तो हम क्या करते हैं, हम बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसे हम कैसे लिखते हैं, बाय बैलेंसिंग ब्रॉट डाउन। डेबिट बैलेंस को हम कैसे लिखते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं बैलेंस होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन बॉट goods worth rupees 1000 and he paid only rupees 850. He owes rupees 150. That is the balance in his account. किसी भी पर्सन ने, किसी भी कस्टमर ने 1000 रुपीज़ का हमसे सामान ख़रीदा, हमें 850 रुपीज़ का पेमेंट करा, तो उसके बीच का जो अमाउंट है वो क्या है, 150 रुपीज़। उसे क्या बोलेंगे, हम बैलेंस बोलेंगे, किसके, उसके अकाउंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं थियोरेटिकली कि ये बैलेंसिंग एन अकाउंट क्या होता है। जब हम एंट्रीज करेंगे तो हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस बैलेंसेस। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट डिस्क्लोजेज हाउ मच मनी ड्यू टू द ओनर ऑफ बिजनेस और हाउ मच ओनर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। क्रेडिट बैलेंस क्या शो करता है कि हमारे जो ओनर है कितना उसने मनी इन्वेस्ट करा है और कितना ड्यू है। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट शोज हाउ मच मनी द बिजनेस मैन कीप्स। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट क्या शो करता है, कितनी मनी है बिजनेसमैन के पास, कितना कैश बैलेंस है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ डिस्काउंट shows the quantity of profit due to net discount received by the businessman, that's the owner. But debit balances of the other expense show how much expenses have been incurred by the businessman in his business. Okay students, तो ये कहते हैं significance of various balances. क्रेडिट बैलेंस ऑफ डिस्काउंट हमें स्टूडेंट्स क्या शो करता है, हमें शो करता है क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू नेट डिस्काउंट। ठीक है, नेट डिस्काउंट के बाद जो भी प्रॉफिट हुआ है बिजनेसमैन को, ये सब हमारी सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस बैलेंसेस हैं। और आपको बैलेंस समझ में आया स्टूडेंट्स। अगर हमारे डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होगा क्रेडिट साइड से, तो वो हमारा क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। ऐसे ही अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होगा डेबिट साइड से, तो उसे हम क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएंगे। और हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वाउचर और जनरल एंड लेजर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। और ऐसे ही हम न्यू टॉपिक्स के साथ मिलते रहेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।